कहां तक पढ़े थे? फेन उत्प्लावन विधि पढ़ रहे थे ना। फेन उत्प्लावन विधि में हम लोग पढ़ लिए थे, झाग वगैरह पे ऊपर आ जाता है शुद्ध कण, बाद में उसको हम लोग सही से ये करके, ये फेन उत्प्लावन विधि वाला था। तो यहां पर हो गया कंप्लीट। अगला तीसरा का नाम है चुंबकीय पृथक्करण विधि। हलन है, इधर आप ध्यान दो। चुंबकीय पृथक्करण विधि, नाम से देखो पता चल रहा है कितना क्वेश्चन का आंसर उसके नाम में छुपा होता है। जैसे देखो इसमें है चुंबकीय पृथक्करण, यानी चुंबक लगाएंगे और उसका पृथक्करण करेंगे, यानी अलग अलग करेंगे। तो इसमें क्या होता है, इसमें वही तत्व भाग लेगा जिसमें चुंबकीय गुण रहे। यानी पहला पॉइंट कि इसमें सांद्रण किसका होगा, इसमें वही अयस्क का सांद्रण होगा जिसमें चुंबकीय गुण है, यानी लोहा वगैरह वाला। वही अयस्क का सांद्रण होगा जिसमें क्या है, चुंबकीय गुण है, जिसमें चुंबकीय गुण है। ऐसा वाला में आपका क्या होगा, ये वाला आपका शामिल होगा चुंबकीय पृथक्करण विधि में। इसमें देखिए कैसे होगा, पहले फिगर से समझते। इसमें यहां पे रहेगा रोलर, इसमें रहेगा रोलर। रोलर मतलब ये वाला रे, जो मशीन आता है ना जिसपे हम लोग डालते हैं, हाँ कोई भी मशीन जिसपे आपको बेल्ट वाला मशीन, जैसे पहले देखो थ्रेसर वाला में भी अभी तो डब्बा वाला आ गया है, पहले वो बेल्ट वाला था, यानी बेल्ट वाला है ना, उस पे रखते हैं, धीरे धीरे बेल्ट जाता है, उसके बाद काटता है, तो बेल्ट वाला है। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे रहता है ये रबर, सॉरी यहाँ पे रहता है आपका रोलर, इसको रोलर बोलेंगे। चक्का दोनों बराबर नहीं लग रहा ना, एक बड़ा एक छोटा है। हाँ मतलब मैच करो ना, अब कुछ ही बड़ा बड़ा छोटा बनाते रहेंगे। रोलर पे रखा होता है, इसको ऐसे गोल कर दे रहे हैं यहाँ पे। रोलर पे रखा होता है रबर का बेल्ट, ये है रबर का बेल्ट, एकरा पे लगा हुआ है। और यहाँ पर आपका हालर, क्या बोलते हैं उसको, जो घुमाता है उसको हॉलर बोलते हैं, हालर बोलते हैं, हालर घुमाने वाला। ठीक, यहाँ पे लगा हुआ मोटर, ऐसे समझ लो। आई पट्टी आपका ऐसी इस तरह से पूरी तरह से समझ आई कि इस तरह से गोल गोल घूम रहा है लगातार। अब यहां से क्या किया जाता है, यहाँ पे एक बनाया जाता है स्टैंड, यानी ऊपर से एक स्लोप टाइप का, ढाल टाइप का बनाया जाता है, और यहां से गिराया जाता है अयस्क का महीन चूर्ण। देखो यहाँ पे ये वाला पॉइंट से अयस्क का छोटा छोटा जो चूर्ण कर देते हैं, अयस्क का महीन चूर्ण गिराया जाता है कहाँ पे, इस वाले पॉइंट पे, यहाँ पे। तो रबर घूमता है और यहाँ पे लगा होता है चुंबक, ये वाला जगह पे लगा होता है चुंबक, यहाँ पे लगा होता है चुंबक। ये समझ आए कौन सा चुंबक है, करंट वाला, विद्युतीय चुंबक। क्योंकि डायरेक्ट वाला चुंबक जो है उतना ज्यादा शक्तिशाली नहीं रहेगा, तो यहाँ पे लगा होता है विद्युतीय चुंबक। अब इस चुंबक पे जैसे ही यहाँ से आया तो धीरे धीरे अयस्क का महीन चूर्ण यहाँ तक पहुंचा, यहाँ पे लगा हुआ करंट वाला चुंबक। अब क्या होगा कि जिसमें रहेगा चुंबकीय गुण, यानी शुद्ध कण, यानी लोहा का कण रहा मान लेते हैं, तो लोहा का कण चुंबक से अट्रैक्ट हो जाएगा और ये ऊपर की तरफ खींच लिया जाएगा। अब बाकी धूल कण जो है यहाँ से होते हुए सीधे यहाँ पे गिर जाएगा। तो हर बारी प्रक्रिया होगा, इससे सांद्रण किया जाएगा। इस विधि को हम लोग क्या बोलते हैं, चुंबकीय पृथक्करण विधि। अब इसी को लिखना रहेगा, तो इसमें कैसे लिखोगे, इसमें रोलर होता है, उसके ऊपर रबर का बेल्ट लगा होता है, मोटर की सहायता से रबर के बेल्ट को घुमाया जाता है। रबर के बेल्ट के रोलर के एक हिस्से पे ये एक स्लोप होता है, इसको बोलते हैं माइका स्टैंड। माइका स्टैंड, स्टैंड का मतलब जहां से गिराया जाता है ये वाला। तो ये यहाँ पर ये वाला आपका पुल्ली से यहाँ गिराया जाता है, और गिराने के बाद दूसरी जगह ओर पे क्या लगा रहता है, विद्युतीय चुंबक, जो से शुद्ध कण को आकर्षित कर देता है और अशुद्ध कण नीचे की तरफ गिर जाता है। इसी को लिखना है। ये हो गया पॉइंट क्लियर। याद करना तो आसान है, लिखने के लिए एग्जाम में आएगा, लिख देगा। इसमें रोलर होता है, रबर का बेल्ट होता है, उसके एक सिरे पे आपका माइका स्टैंड होता है, दूसरे सिरे पे चुंबक लगा होता है, आकर्षित करते हैं, ये हो जाता है आपका। तो ये पॉइंट हो जाएगा आपका चुंबकीय पृथक्करण विधि। इसको लिखना पड़ेगा ना, यहाँ पे लिख देते हैं अगला पॉइंट में। इसमें
रोलर होता है जिसके ऊपर रबर का बेल्ट लगा होता है जिसे मोटर के पुली की सहायता से चलाया जाता है एवं इसके एक सिरे पर माइका स्टैंड होता है जहां से अयस्क का महीन चूर्ण गिराया जाता है एवं दूसरे सिरे पर चुंबक द्वारा शुद्ध कण को आकर्षित कर लिया जाता है। बस इतना इसमें लिखना है, आकर्षित कर लिया जाता है। पॉइंट हो गया क्लियर? बस इसी को लिखना है, जो हम लोग अपनी भाषा में समझ लिए उसी को आपको इसमें लिखना है। एग्जाम में आज तक नहीं पूछा है, यू रिकॉर्डेड है, मतलब फेन उत्प्लावन विधि हर बार आएगा, ये नहीं आया। अगला तीसरा हो गया था कंप्लीट। चौथा 5 को लिखाए थे, याद है? दर्भ चलित विधि, फेन उत्प्लावन, चुंबकीय पृथक्करण, चौथा है आसवन। देखिए आसवन में क्या होगा, आसवन एक ऐसी विधि है जो हम लोग भी करते यूज, इसको बोलते हैं फटकना या चालना। देखे होंगे सूप के जरिए फटका जाता है तो उसको आसवन बोला जाता है या चालना। एक होता है किसको उसको बोलते हैं निहारना, ऐसे करके देखा होगा, ऐसे से धीरे धीरे सरसों वाला में ऐसे करके करते हैं। तो आसवन विधि का मतलब यही समझ जाओ कि फटकना होता है, फिर एक होता है चलनी से जो चालते हैं चालना होता है, एक होता है निहारना होता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं आसवन विधि। तो इसमें क्या होता है, वैसे का सांद्रण किया जाता है जिसमें दाना अलग अलग हो। जैसे कि मान लेते हैं आपका जो मतलब छोटा छोटा पत्थर है और उसमें बालू मिला हुआ है, तो हम लोग चाल लेते हैं तो बालू नीचे गिर जाएगा और उसके ऊपर वाला जो बड़ा बड़ा सा कण है, छोटा छोटा सा कण है, जो ऊपर रह जाएगा। तो आसवन विधि का मतलब इतना ही है और इसमें कुछ लिखना नहीं है ज्यादा, बस समझ लेना है कि क्या होता है, फटकना होता है, चालना होता है और निहारना होता है। अगला है 5वां पॉइंट का नाम है परभाजी आसवन। परभाजी आसवन अब इसमें थोड़ा सा अलग है। ये क्या है, ये किस पे आधारित है? परभाजी आसवन आधारित है बॉइलिंग से। किसी को हम खौला के ठंडा आदि करते हैं तो उस पे आधारित है आपका परभाजी आसवन। इससे क्या होता है, इसी विधि से किसका सांद्रण होता है? पेट्रोलियम का। इस विधि से पेट्रोलियम का सांद्रण होता है। इस विधि से पेट्रोलियम का सांद्रण होता है। जो पेट्रोल डीजल किरोसिन हम लोग देखते हैं वो एक ही तेल से निकलता है, यानी एक तेल है जिसका नाम है पेट्रोलियम, इसको बोलते हैं मड ऑयल, कभी कभी इसका नाम रहता है क्रूड ऑयल। तो पेट्रोलियम, इस विधि से पेट्रोलियम का सांद्रण होता है या फिर बोल सकते हैं शोधन होता है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें क्या है कि मान लेते हैं यहाँ पे एक भट्ठी लगा होता है जो काफी गर्म रहता है। इसका निचला वाला हिस्सा ना 2000 डिग्री से रहेगा, इतना टेम्परेचर रहेगा। ऐसा भट्ठी हम लोग के पास रहता है। देखो फैक्ट्री में बहुत हैवी हैवी हीटर लगा होता है जो कुछ को गला सकता है। तो इसी तरह यहाँ पे ना क्या किया जाता है, वो हीटर लगा दिया जाता है एकदम बहुत हैवी वाला। ये हीटर का काम क्या है, यहाँ पे हीटिंग वाला काम करेगा। ये ऐसे ही हीटर यहाँ पर लगा रहेगा आपका, ये वाला हीटर ऐसे लगा रहता है आपका, ये वाला। और यहाँ पे हम क्या डालते हैं, क्रूड ऑयल, यानी कच्चा तेल डाल दिए, पूरा वाला कच्चा तेल। तो कच्चा तेल जैसे हम डाल दिए तो इससे क्या हुआ कि अलग अलग टेम्परेचर है इस भट्टी में, अलग अलग टेम्परेचर बना हुआ है कि 2070 डिग्री है, यहाँ पे पता चला 1670 डिग्री है, यहाँ पे पता चला, जैसे ऊपर जाएंगे कमते जाएगा, 1570 डिग्री है,
यहाँ पे पता चला 1070 डिग्री है। ऐसे आपका टेम्परेचर इंडिकेटर होता है, वहां पे ऐसे लगा होता है। अब कच्चा तेल होता है, पहले खौलता है, तो खौलने के बाद ना क्या होता है कि सबका क्वथनांक, जैसे इस कच्चा तेल में क्या क्या मिला हुआ है, इस कच्चा तेल में एक साथ आपका क्या क्या मिला हुआ, पेट्रोल मिला हुआ है, डीजल भी इसी के पास मिला हुआ है, किरोसिन भी इसी में आपका मिला हुआ है, उसके बाद नेफ्थलीन नाम का आपका यबियब इसमें मिला हुआ है, कोलतार नाम का गैस मिला हुआ है, फिर उसके बाद जेली मिला हुआ है, फिर इसके बाद बिटुमेन मिला हुआ है। इतना सारा चीज इसमें मिला हुआ है एक के तेल में। एक तेल से सब कुछ निकाला जाता है। इतना मेंबर आपका, ये 4 3 7 8 मेंबर भी, इसके अलावा एक और कोल गैस भी निकलता है इससे। कोल गैस निकलता मतलब है। तो ये आपका इतना अवयव है। अब क्या होगा कि कच्चा तेल को गर्म करेंगे, गर्म करने के बाद क्या होता है, सबका टेम्परेचर अलग है। पेट्रोल जो है वो खौल जा रहा है, मान लेते हैं 1670 पे, तो 1670 पे जैसे ही खौला तो यहाँ पे जैसे खौल के वाष्प बना, भाइपर बना, तो इसके जरिए बाहर ई वाला रास्ता से निकाले। हर जगह रास्ता बना हुआ है कि खौलने के बाद वहां तक जाता है, उसके बाद भाइपर जैसे ही बना उसको हम बाहर निकाले और ठंडा कर लिए, ठंडा कर लिए तो ये बन गया पेट्रोल। फिर मशीन में इस तरह से फिक्स है, आगे जाके डीजल खोल गया, यानी डीजल 1670 पे ना खोल के 1570 पे खोला है, या मान लीजिए कि ये कम टेम्परेचर पे खोलता है, तो यहाँ खोला, यहाँ पे खोला तो यहाँ वाला वेपर बना, तो बाद में यहाँ से हम लोग ऐसे निकाल लिए। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रभाजी आसवन। यानी प्रभाजी आसवन में क्या होगा, अलग अलग क्वथनांक पे अलग अलग तेल खोल के बाहर निकलता है। इसीलिए सबसे ज्यादा वाला कौन है आपका, पेट्रोल। इसीलिए देखा होगा सलाह दिया जाता है कि धूप में गाड़ी को ना रखें। क्यों, क्योंकि पेट्रोल आपका क्या उड़नशील भी है। उड़नशील मतलब हीट में कांटेक्ट में आएगा तो वेपर बनेगा, वेपर बनेगा तो गाड़ी के सिरों से निकलेगा। इसीलिए आपको सलाह दिया जाता है कि धूप में ना रखें। नहीं तो देखा होगा क्या, यदि मान लिया जाए कि किसी गाड़ी को लगातार धूप में आप रख 10-15 दिनों तक, तो उसका पेट्रोल 1 से 1.5 लीटर जाने की संभावना बन जाएगी, खत्म हो जाएगा पूरे टंकिए से। तो इस हाँ? हम लोग का भी बॉडी तो ढका हुआ है हर एक जगह से, गर्मी क्यों लगता है। हम्म, हाँ, गलती छूट गई ना, उठे में लेट हुआ, क्या आने में लेट हो गया तुमका। ओहो, पूजा पाठ करके, पूजा पाठ ना करता है तू सब, कोई ना करती है ना, हाँ, करना शुरू कर दो। और लड़का लोग, तू सब एकदम समझ रहा ना, ऐसा ऐसा मूर्ति का पूजा करो जो अगर पूजा ना होता है, बस इसलिए एकदम जाके न देख रहा थी उथी में होगा। हाँ, घरवा के आसपास ने तो दूर में जाके कोई पिंड उंड होगा, ओकर पूज दो एक दिन, ओकर देवता खुश हो गए, कहीं नंबर उम्बर दिलवा दिए था। चलो आगे, यही हो गया। तो इसी से हम लोग का निर्माण होता है ये वाला, बस तो इतना समझना है। क्या होगा इसमें लिखेंगे क्या, इसमें क्वथनांक पर, इसमें क्वथनांक पर आधारित पृथक्करण विधि है। यानी क्वथनांक अलग अलग है और उसी पे आधारित क्या है, पृथक्करण विधि है। बस इतना ही लिख दीजिए, इसमें और ज्यादा की जरूरत नहीं है। पेट्रोल डीजल केरोसिन ये सब तो जानता है, नेफ्थलीन को जानता है। पिच, पिच रोड पे पिच जो गिराया जाता है वो किसका है, नेफ्थलीन का बना हुआ, ठीक। एक होता है कोलतार, कोलतार को हम लोग ऐसे समझ लो ग्रीस, ग्रीस ना होता है गाड़ी वगैरह में लगाने के लिए, तो वो वाला हिस्सा है। एक होता है जेली, जेली निकलता है, ये ग्रीस से ही निकलता है, मतलब ग्रीस और इसके बीच का एरिया का वो है। और इसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ पे करते हैं, त्वचा की नमी लाने के लिए। इसलिए देखा होगा कि ठंडा के दिनों में 5 रुपए में आएगा वेसलिन जेली, जेली नीचे लिखा रहेगा, वो वेसलिन रहे या फिर और कोई किसी भी चीज का रहेगा आपका, छोटा जो डब्बा रहता है उसमें जो रहता है वो क्या है, यही है, वो पेट्रोल से निकाला गया है। हाँ, हाँ, बेस्ट वाला मटेरियल है। अगला है बिटुमेन, बिटुमेन भी क्या है, ये भी आपका पिच का वाला ही है, पिच जैसा ही है। ये पिच का एक समझो कि मतलब गर्म वाला लिक्विड वाला फॉर्म है, ये सॉलिड वाला फॉर्म है। तो इतना हो गया आपका क्लियर। हम लोग सांद्रण की सारी विधियां सीख गए, यानी किसी को नमी युक्त बना के उसके अंदर का शुद्धि निकालना सीख गए। अब क्या करेंगे, गर्म करेंगे। तो गर्म करने का 2 विधि होता है,
एग्जाम में 5 नंबर के लिए सवाल इस साल भी रहा है, ठीक, कि निस्तापन और भर्जन में अंतर करो। अब देखो क्या है, गर्म करने की विधि। तो गर्म करने की विधि आपका 2 टाइप से गर्म करते हैं। अभी तो जैसे कि पानी में डाले हैं, दर्भ चलित विधि में पानी में डाले हैं तो बाहर निकाले हैं, अब सुखाना है उसको, तो सुखाने के लिए खास तरह का स्पेसिफिक ये यूज किया जाएगा। जैसे कि हम लोग सुखाते हैं, ऐसे देखिए नॉर्मल अचार वगैरह को सुखाएगा तो उस टाइम मान लेते हैं, देखा होगा कि उसमें कुछ आ जाता है, नहीं क्या बोलते उसको, आम का अचार वगैरह सुखाते तो उजला उजला कलर का कुछ उसमें आ जाता है, ठीक। तो सुखाने की भी खास तरह की विधि होती है। तो ये आपका क्या है, गर्म करने की विधि है, जिसका 2 नाम है, एक को क्या बोलते हैं निस्तापन, और एक को बोलते हैं हम लोग भर्जन या जारन, ठीक। ये दोनों आपका होता है। ये दोनों में क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, लेकिन कितना तक, कि जब तक कि वो लिक्विड ना बन जाए, यानी लिक्विड बनने से पहले, यानी उसको बोलते हैं द्रवनांक के नीचे। द्रवनांक का मतलब क्या होता है, कोई पदार्थ गल के, जैसे कि मान लेते हैं बर्फ को हम रख दे 4 डिग्री सी या 3 डिग्री सी पे, तो गलना शुरू हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं उसका द्रवनांक। तो द्रवनांक के नीचे, की गले ना, जस्ट गले के जस्ट नीचे वाला पॉइंट पे यदि कोई गर्म करते हैं तो इस विधि को हम लोग निस्तापन, और इसमें भी आपका वही है, द्रवनांक के नीचे गर्म करने की विधि को क्या बोलते हैं, भर्जन। अब दोनों हम एक साथ पढ़ेंगे, ठीक। निस्तापन एक तरफ, भर्जन का पॉइंट लगाएंगे, 5 नंबर एग्जाम में आता है, अंतर भी आता है, तो एक साथ पढ़ते चले जाते हैं, निस्तापन और भर्जन दोनों। इधर लगा देते हैं निस्तापन, इधर है, समझो कि गर्म करने की विधि है और कुछ नहीं है आपका, निस्तापन है, और एक तरफ आपका है भर्जन। इसको बोलते हैं इंग्लिश में कैल्सिनेशन, इसको बोलते हैं हम लोग रोस्टिंग। रोस्टिंग का मतलब भी समझ रहा है कि गर्म करते हैं हम लोग, वो रोस्टिंग होता है। अब यहां से देखिए आगे ध्यान देंगे, ये क्या होगा, एक एक करके पॉइंट चलेंगे। निस्तापन में, निस्तापन में हवा जहां नहीं रहेगा वहां गर्म किया जाएगा, और भर्जन में हवा जहां ज्यादा रहेगा वहां गर्म किया जाएगा। यानी इसका पॉइंट बनाएंगे, वायु की अनुपस्थिति में, वायु की अनुपस्थिति में अयस्क को द्रवनांक के नीचे, द्रवनांक के नीचे गर्म करने की प्रक्रिया, गर्म करने की प्रक्रिया जिसमें वाष्पशील अशुद्धि हट जाए, जिसमें, यही पॉइंट बड़ा लिखाएगा, जिसमें वाष्पशील अशुद्धि हट जाए, क्या कहलाता है, निस्तापन कहलाता है। अशुद्धि हट जाए निस्तापन कहलाता है, निस्तापन कहलाता है। इधर सेम पॉइंट रहेगा सब कुछ, खाली वायु की अनुपस्थिति के जगह लग जाएगा वायु की उपस्थिति। तो वायु की उपस्थिति में अयस्क को द्रवनांक के नीचे, अयस्क को द्रवनांक के नीचे गर्म करने, गर्म करने की प्रक्रिया जिसमें वाष्पशील अशुद्धि हट जाए, जिसमें वाष्पशील अशुद्धि हट जाए, वाष्पशील अशुद्धि हट जाए, क्या कहलाएगा, जारन कहलाता है, जारन कहलाता है। यही पॉइंट देखो याद रखना है, निस्तापन और जारन में क्या होगा, डिफिनेशन क्या चलता है इसका, वायु की अनुपस्थिति में अयस्क को द्रवनांक के नीचे गर्म करने की प्रक्रिया जिसमें वाष्पशील अशुद्धि हट जाए, ये कहलाता है आपका निस्तापन। और जब जारन में वही हम लोग चलेंगे, वायु की उपस्थिति में खाली अयस्क को द्रवनांक के नीचे गर्म करने की प्रक्रिया जिसमें वाष्पशील अशुद्धि हट जाए, वो कहलाएगा आपका जारन। दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट यही हो गया। दूसरा दूसरा पॉइंट इसमें होगा कि इसमें कौन भाग लेता है, ऑक्सीजन वाला। इसमें वो अयस्क भाग लेगा जिसमें ऑक्सीजन रहेगा, जैसे फेरस ऑक्साइड, Fe2 ऐसा टाइप का रहेगा। इसमें जो कौन भाग लेगा, जिसमें सल्फर रहेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे इसमें ऑक्साइड अयस्क भाग लेते हैं, इसमें ऑक्साइड अयस्क भाग लेते हैं, भाग लेते हैं। जैसे इसका एग्जांपल लिखेंगे FeO, ऐसे लेंगे Fe2O3, ऐसा वाला रहेगा Al2O3, इस तरह का जितना भी होगा सब निस्तापन में भाग लेगा। और इधर इसमें सल्फाइड अयस्क भाग लेते हैं,
सल्फाइड अयस्क भाग लेते हैं। यही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा, ठीक। इस साल भी बना है कि सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किस विधि से होता है, तो फेन उत्प्लावन से, या फेन उत्प्लावन से ठंडा करते हैं और भर्जन से गर्म करते हैं। तो इसमें सल्फाइड अयस्क भाग लेते हैं। जैसे इसका एग्जांपल बनाओगे तो क्या बनेगा, FeS, ZnS, CuS, सब में रहेगा सल्फर लगा हुआ, तो सल्फर वाला इसमें भाग लेगा। इसीलिए सल्फर पर आधारित प्रक्रिया जो होगा वो देखे होंगे गर्म करने वाला रहता है। देखे होंगे सल्फर जिसमें रहेगा, हम लोग पढ़े हैं कि सल्फर जिसमें होता है वो गर्म होता है। जैसे कि डिटर्जेंट पाउडर को आप हाथ में लीजिए, सर्फ को, गर्म लगेगा क्योंकि उसमें सल्फर है। फिर जैसे ही हीट एक प्रोसेस होता है हीट करने वाला, यानी किसी को मतलब जैसे होता है ना, बालों को आकार देने के लिए हीट किया जाता है, पार्लर वगैरह में बाल को कर्ली करवाया जाता है, तो किससे, सल्फर से। सल्फर आकार भी देता है, तो इसके कारण तो इसमें सल्फाइड अयस्क भाग लेते हैं। ये हो गया तीसरा पॉइंट। इसमें क्या होगा, इसमें द्रव्यनांक के नीचे गर्म करते हैं, द्रव्यनांक के नीचे गर्म करते हैं। दोनों में पॉइंट वही वो था, गर्म करते हैं, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। इसमें द्रव्यनांक के नीचे गर्म करते हैं तो ऊपर वाला पॉइंट पे, जैसे मान लेते हैं कि किसी का बोला जाए कि 10 से 20 डिग्री पे गर्म करना है, तो ये हम गर्म करेंगे इसमें 20 डिग्री पे लगभग, और इसमें गर्म करेंगे 10 डिग्री पे, यानी सबसे निचला स्तर। तो इसमें लिखेंगे इसमें द्रव्यनांक के निचले बिंदु तक गर्म किया जाता है, द्रव्यनांक के निचले बिंदु तक गर्म किया जाता है। पांचों बोलना है। हाँ, तब क्या लग रहा है, इसी हम भूख रहे हैं, पागल हैं हम। इसका एक रिएक्शन इस तरह से होगा, FeO प्लस O2 तो बना लेगा Fe2O3। एक रिएक्शन इधर देख लेते हैं, इसका हम लोग ले लेते हैं ZnS प्लस O2, तो यहाँ पे बन जाएगा Zn प्लस SO2। यहाँ पर क्या उत्पन्न होता है, CO2, इसमें CO2 उत्पन्न होता है। इसमें क्या होगा, ध्यान दो, इसमें ऑक्सीजन वाला कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसमें सल्फर वाला, इसमें SO2 उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है। चलो पांचों पॉइंट याद करो। हैं, ऊपर वाला याद करो। हैं, टेस्ट ना, तो हनिए एगुन बीच में आ गया थी। अच्छा छोड़ो, रुको, अब और रुकिए, जाओ सीधे मई पूरा खत्म करने दो। अब मई के बाद टेंशन फ्री ये रहेंगे इधर। हाँ, एक एक चैप्टर का एक एक कर करके, कोई दिक्कत नहीं है। नए हो रहा है टेस्ट तो भी उसका चल रहा है काम। चलो हो गया कंप्लीट, यहां तक हम लोग कर लिए कंप्लीट। अब आगे बढ़ेंगे, ध्यान देगा। अब हम लोग को पढ़ना है यहां से लोहा का निष्कर्षण, कैसे लोहा को बनाया जाता है, लोहा का उपयोग कहां कहां पे होता है, किस किस जगह पे लोहा का यूज किया जाता है। तो हम लाते हैं टॉपिक को लोहा। यहां पर हो जाएगा आपका आयरन। लोहा का मतलब यहां आयरन। संकेत जानता है कि इसको, अरे हल्ला नहीं करो, अब सिंबल इसका क्या है, लोहा को किस सिंबल से व्यक्त करते हैं, Fe, क्योंकि लोहा का नाम है फेरस, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं शेर। इसका नाम है फेरस, फेरस को हम लोग Fe बोलते हैं। लोहा का परमाणु संख्या बताओ, परमाणु संख्या 26। परमाणु भार, पहले थोड़ा सा जान लेंगे इसके बारे में कि लोहा का क्या क्या कौन सा पॉइंट है। परमाणु भार 56। अब देखो यहां से विन्यास करेंगे। इसमें लोहा का परमाणु संख्या 26 होता है, तो विन्यास करो। विन्यास में हम लोग देखते हैं इसका विन्यास वाला पॉइंट। तो विन्यास जब करेंगे तो क्या होगा, 26 का विन्यास कैसे होगा, 1s2 2s2 p6 3s2 p6 4s2 d में कितना 6, ऐसे होता है। अब यहां से देखो, ध्यान देंगे, अब यहां पर बोलेगा कि इसमें बाह्यतम कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, शॉर्ट में इसको बोलते हैं VE, कि VE इसका कितना है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाहर वाला कितना है, बाहर में कितना है 2, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका कितना होगा 2।
एक एग्जाम में जो डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव सवाल आएगा वो आता है कि एक इसका तत्व क्या है, यानी इसमें दो चीजें पूछा जाता है, इसका कौन सा वर्ग है और कौन सा उपवर्ग है। एक चलता है वर्ग, वर्ग को बोलते हैं ब्लॉक, और एक होता है सब ब्लॉक, इसको बोला जाता है उपवर्ग। और ये दोनों को मिला के आता है तत्व, इसको बोलते हैं सब ब्लॉक। समझेंगे कि ब्लॉक और सब ब्लॉक कैसे निर्धारित, जैसे कहेगा ब्लॉक इसका कौन सा है, तो ब्लॉक निकालने का तरीका होता है कि बाह्यतम कक्ष में जितना रहेगा उतना ब्लॉक में जाएगा, लेकिन यदि डी वाला रहे तो डी वाला ऐड हो जाएगा, तो डी में 6 इलेक्ट्रॉन और बाहर में कितना 2, 6 और 2 8, तो इसका ब्लॉक जो वर्ग नंबर होगा कितना होगा, रोमन अंक में लिखाएगा 8। यही यहाँ पे रहता डी का मान, डी नहीं रहता तो खाली 2 लिखते, डी नहीं रहेगा तो बाह्यतम कक्ष में जितना रहेगा उतना ही ब्लॉक नंबर होगा, और यदि डी रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये वाला समझ आएगा, ऐसे वाला आपका जो है वो वाला, इसको मतलब ये रहेगा ना आपका, डी नहीं रहेगा तो डायरेक्ट हो जाएगा, डी रहेगा तो जोड़ के लिखेंगे 8 हो जाएगा। और उपवर्ग, उपवर्ग दो ही टाइप का होता है, एक ए और एक बी, इसको हम लोग 11th में पढ़े थे। सब ब्लॉक में वर्ग में क्या होता है, ए और बी, बी होता है जिसमें डी रहे वो होगा बी में, और जिसमें डी नहीं रहे वो रहेगा ए में, तो इसमें हो जाएगा बी, तो ब्लॉक हो जाएगा, डी इसमें नजर आ रहा है कहीं पे तो इसलिए ब्लॉक बी। अब यहाँ पे तत्व, एग्जाम में क्वेश्चन जो देगा तत्व, तत्व क्या लिखाता है ब्लॉक के साथ, 8 का बी, यानी 8 आपका ब्लॉक है, सब ब्लॉक क्या है बी। एग्जाम में क्वेश्चन जो आया है ये था कि लोहा है, लोहा तत्व है, ऐसे करके लिखा हुआ था और ऑप्शन ऐसे बना हुआ था, 6 का ए, 7 का ए, 8 का ए और 8 का बी, ऐसे करके आपका ऐसे डाला हुआ रहेगा। तो आसान से हम लोग कैसे चलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जिसको आएगा वो डायरेक्ट कर लेगा, 6 और 2 8, 8 समझ जाएगा, और इसमें डी ब्लॉक है इसलिए बी हो जाएगा, तो 8 का बी हो जाएगा इसका आंसर। यहाँ से एक ही ऑब्जेक्टिव सवाल आएगा, वो ये वाला आएगा, ये सब पूछा नहीं जाएगा, ये सब जानकारी के लिए है, कभी पूछा नहीं जाएगा। परमाणु संख्या लगभग नहीं पूछा जाता है, ये पूछा जाता है, ये दोनों का, एल्युमिनियम का इस साल आया हुआ है, तो लोहा की संभावना है कि कभी भी पूछ लिया जाएगा हम लोग से, तो 8 का भी, एल्युमिनियम का आया हुआ था 3rd का ये वाला, तो ये हो जाएगा आपका इतना। पहले हम लोग इतना जान गए, परमाणु संख्या, परमाणु भार, विन्यास, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उपवर्ग। अब इसका पत्थर का नाम, यानी लोहा किस किस पत्थर से निकलता है, यानी यहां से अब जानेंगे लोहा का अयस्क, लोहा का अयस्क। तो लोहा के 4 अयस्क हैं, प्रमुख रूप से याद रखेंगे, लोहा के 4 अयस्क कौन कौन से हैं, जिसमें से पहला अयस्क का नाम है हेमेटाइट, इसको बोलते हैं हेमेटाइट, और दूसरा का नाम है मैग्नेटाइट, 10 में भी पढ़ा होगा इसको थोड़ा सा। तीसरा सीडेराइट, बहुत अच्छा। चौथा, हाँ फेरस वाला है, आयरन पाइराइट बोलते उसको, आयरन पाइराइट। चारों का सूत्र याद रखना है, एग्जाम में इस साल सीडेराइट का आया है कि सीडेराइट ऑब्जेक्टिव सवाल में आया था कि सीडेराइट का सूत्र क्या है, तो हेमाटाइट का सूत्र याद रखना Fe2O3 इतना, मैग्नेटाइट का Fe3O4, सीडेराइट का FeCO3 और आयरन पाइराइट का FeS2, सिर्फ S2, ये 4। हेमाटाइट Fe2O3, मैग्नेटाइट Fe3O4, सीडेराइट FeCO3, इसको बोलते हैं लोहा का कार्बोनेट, तो बस FeCO3 ऐसे याद रखना है, आयरन पाइराइट FeS2, याद रहेगा। ईरे चारों का सूत्रवा याद रहेगा, 1 मिनट देखो सुनेंगे अभी। चलो ध्यान देगा आगे, ये हो गया, यहां तक हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ के बाद लोहा बनता कैसे भट्ठी में। तो देखिए ध्यान से, लोहा बनता है भट्ठी में, कैसे बनता है उसको जानते हैं। लोहा जब निकलता है तो कौन सा लोहा के रूप में निकलता है, लोहा जब, ये हल्ला नहीं, फिर से आओ बैक, कम बैक करो सब। हाँ, हेमेटाइट से लोहा का निष्कर्षण, हेमेटाइट से लोहा का निष्कर्षण कैसे होगा, ध्यान देंगे, रिएक्शन से होता है इसमें, ठीक।
इसमें एक भट्ठी होता है जिसका नाम है वात भट्ठी। फिर बैटरी डाउन होने लगा तो निकले। देखो तो ये देखो कितना अच्छा सुन रहा है ये प्रशासन बड़े। ये दोनों है तो निकल, एगो निकल यहाँ तो चल निकलो सही से रहो ना तो निकाल के एक बीच में फिर रख देंगे इधर, भगाने देंगे, बीच में रहने देना। अब जलील जैसा फील होगा ना तब समझ में आएगा। बोरा बिछा के नहीं तो नीचे वाला सिस्टम रखेंगे, रुको जो ज्यादा हल्ला करेगा दंड बड़ा मतलब शर्मनाक देंगे। देखो देखिए कैसे होगा समझेंगे। सर्वप्रथम पहली बार क्या होता है, अयस्क का महीन चूर्ण पहले पीसा जाएगा, जो पत्थर आएगा क्रेशर के जरिए पीस के महीन चूर्ण बनाया जाएगा। सर्वप्रथम अयस्क का महीन चूर्ण तैयार करते हैं, महीन चूर्ण तैयार करते हैं, ये लिखना पड़ेगा ये सब, ठीक। तैयार करते हैं, फिर क्या करोगे, अशुद्धि हटाना है तो सांद्रण करेंगे तो पॉइंट लिखेंगे। फिर इसे क्या करते हैं, सांद्रित करते हैं, किस विधि से, द्रव चलित विधि से, चूंकि ऑक्सीजन वाला है फेन उत्प्लावन विधि से उसका होगा। फिर इसे सांद्रित करते हैं द्रव चलित विधि से। फिर अगला तीसरा पॉइंट, फिर इसे क्या करेंगे, गर्म करने वाला, ये तो ठंडा करने वाला सांद्रण है। सांद्रण दो टाइप का होगा, एक ठंडा करने वाला एक गर्म। गर्म वाला में क्या करेंगे बताओ, निस्तापित करेंगे कि भर्जित करेंगे। इसमें जब हेमाटाइट पढ़ रहे थे तो उसमें क्या था, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन वाला हम लोग क्या पढ़े हैं कि ऑक्सीजन वाले का निस्तापन होता है ना कि भर्जन। तो तीसरा पॉइंट, इसे निस्तापित करते हैं, निस्तापित करते हैं। चलिए इतना करने के बाद, गरम उरम करने के बाद हमारा मटेरियल हो गया तैयार। अब हम इसे डालेंगे एक भट्ठी में। अब इसे एक भट्ठी में डाला जाता है जिसका नाम है, देखो ये भट्ठी है, ध्यान देगा, ये है भट्ठी, इसको बोलते हैं फर्नेस। ये भट्ठी है हमारा, फर्नेस इस तरह का रहेगा, इसको बोला जाता है फर्नेस। इंग्लिश में फर्नेस बोला जाता है, हिंदी में बोला जाता है बात भट्ठी। इसमें हम लोग डालते हैं देखो दो चीज, एक पहले तो अयस्क का महीन चूर्ण डालते हैं, अयस्क का महीन चूर्ण, साथ में इसमें कोयला डालते हैं, प्लस कोक, कोक का मतलब यहां कोयला हो जाएगा, प्लस यहां पे डालते हैं चूना पत्थर, तीन चीजें मिला के। अयस्क का महीन चूर्ण, फिर कोक, फिर चूना पत्थर, तीनों को मिला के कहां डाला जाता है, भट्ठी में। अब ये भट्ठी में क्या होता है, कुछ रिएक्शन होता है, एक एक करके हम लोग 5 रिएक्शन पढ़ेंगे, उससे कोयला कैसे निकलता समझेंगे, ठीक। ये भट्ठी है, यहाँ पे गर्म होने के बाद हर एक जगह पे रिएक्शन होता है। इस भट्ठी में हर एक जगह पे टेम्परेचर स्केल ज्यादा होता है, तो इस भट्ठी में रिएक्शन होता है। कौन कौन रिएक्शन होता है इसको समझो। पहले तो क्वेश्चन एग्जाम में इस बार ऑब्जेक्टिव इस साल नहीं रहा है, इस बार मतलब पूछ लिया जाता है कि अयस्क के महीन चूर्ण के साथ वात भट्टी में क्या क्या डाला जाता है। तो ध्यान दें, कोयला और दूसरा चूना पत्थर किसको बोलते हैं, चुनवा, समझ रहा ना, उसी का संगमरमर वाला रूप, घर वाला ना, घर वाला तो CaCO3, चूना पत्थर को संगमरमर बोला जाता है। या फिर समझ आइए कि आपका ये वाला जो चौक आता है ना, खली खलिया सब चूर के डाल दिया जाता है, जो चौक से लिखते हैं हम लोग, वो और कोयला के साथ डाल दिया जाता है। अब देखो क्या क्या रिएक्शन होगा, ध्यान देगा, रिएक्शन इसमें क्या क्या होता है, 5 तरह के रिएक्शन होंगे। पहला रिएक्शन होता है कि इसमें हम जो कोयला डालते हैं, कोयला क्या करता है, बात भट्टी में थोड़ा थोड़ा ऑक्सीजन रहता है, तो कोयला ना, कोक ना, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, CO2 बनाता है। ध्यान देंगे, पहला रिएक्शन यही होगा, कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, इसको ऐसे लिख देंगे, कोक ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। एक एक पॉइंट लिखेंगे, 5 पॉइंट है इसमें। कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, ये पहला रिएक्शन हुआ। अब देखेंगे दूसरा रिएक्शन, पहला रिएक्शन कंप्लीट हुआ, दूसरा
दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड क्या है कि बना, पहले कार्बन डाइऑक्साइड बना, बाद में बहुत ज्यादा कोयला है, तो कार्बन डाइऑक्साइड में अधिक कोयला को मिलाएंगे तो एक और बनता है जिसको बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। यानी कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा कोयला इसमें डाला हुआ है, तो ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके बनाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं। तो दूसरा, कार्बन डाइऑक्साइड अभिक्रिया करके, कार्बन डाइऑक्साइड कोक से अभिक्रिया करके, कोयला या कोक बोलते हैं, कोक से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। दो रिएक्शन यहाँ पे होगा, बस ये ध्यान रखना है। पहला क्या होगा, कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड पुनः उसके साथ अभिक्रिया करके कार्बन मोनोऑक्साइड। तीसरा, अब भट्ठी है गर्म, तो हम चूना पत्थर जो डाले हैं वो टूटेगा, चूना पत्थर है CaCO3, इसको बोलते हैं चूना पत्थर। तो इसको जैसे ही हम गर्म करते हैं तो गर्म करने के बाद क्या हो जाएगा, टूटेगा, यानी टूट जाएगा आपका ये वाला इतना चीज की चालू कर दिया रे, एक ही होगा, एक गो रहेगा चालू। चलो, ये चूना पत्थर टूटेगा, लो ये क्या हुआ, चूना पत्थर टूटेगा CaO प्लस CO2 में, ध्यान देगा, चूना पत्थर CaCO3 टूट जाएगा किसमें, कैल्शियम कली चूना में और CO2 में। तो यहां पे लिखेंगे चूना पत्थर क्या होता है, कली चूना, अरे हल्ला करे लगा पीछे, अब देखो यही ना होता है, पढ़ने का आदत में थोड़ा 1 डेढ़ 2 घंटा का बनाना पड़ेगा तब होगा। IEC वाला में चल गया है 10 मिनट में, अब न हो तो हमरा से हट अलबला। कली चूना एवं CO2 के रूप में बदलता है, रूप में बदलता है। 3 रिएक्शन हो गया कंप्लीट। चौथा रिएक्शन, अब देखो ये जो टूटा ना, अब क्या हेमाटाइट जैसे हम रखते हैं जो पत्थर डालते हैं उसमें रहता है बालू, तो ये क्या करता है, अगला वाला रिएक्शन में कैल्शियम ऑक्साइड बालू के साथ अभिक्रिया करता है और बना लेता है कैल्शियम सिलिकेट, बालू को वहां पे हटा लेता है। तो चौथा रिएक्शन है कली चूना, कली चूना सिलिका से अभिक्रिया करके, सिलिका से अभिक्रिया करके क्या बना लेता है, अभिक्रिया करके कैल्शियम सिलिकेट बनाता है। कुछ तो दिक्कत हो रहा है लगता है, करके कैल्शियम सिलिकेट बनाता है। कुछ आ रहा है फिर रे, हाँ देखो फिर अब एक में मारेंगे तो ये सब कैल्शियम सिलिकेट बनाता है। अब हो गया 4 रिएक्शन कंप्लीट, पांचवा लास्ट जिससे निकलता है लोहा। अभी 4 रिएक्शन में अलग अलग हो गया सब कुछ। अब क्या होता है, पांचवा रिएक्शन, पांचवा रिएक्शन में हेमाटाइट लोहा दो पदार्थों से मिलके, एक कार्बन और दूसरा कार्बन मोनोऑक्साइड, हाँ वही दिक्कत कर रहा है, एक कार्बन और दूसरा कार्बन मोनोऑक्साइड से मिलके क्या बना लेता है, लोहा बना लेता। देखो क्या बना लेता है, लोहा। यही है 5 भट्ठी में रिएक्शन जो है हम लोग को जानना था कि भट्ठी में इस तरह का प्रोसेस होता है और लास्ट में ही निकलता है लोहा। इस लोहा को बोलते हैं, याद रखेगा, ढलवा लोहा। ढलवा लोहा जो निकल के आता है मशीन से पहली बार बनता है, वो लोहा बहुत लचीला होता है, जैसे उल्टा चलता है, देखा होगा। रबर जो होता है ना, रबर जब बनाते हैं ना शुरू में तो बहुत कठोर होता है, वो लचीला नहीं होता है, टूट जाएगा। लोहा उल्टा है, ये लचीला होता है, इसको बाद में हम लोग कठोर बनाते हैं। तो आज एकदम, अरे बैठा हुआ देखो ना, ऊपर में ना बैठा हुआ, बहुत सारा बैठा हुआ है।
हैंग कर सकता है, हैंग कैसे करेगा? कह रहा ओवर हो गया ना, इतना ओवर नहीं समझा, बस लास्ट अब जो थ्योरी पढ़ना है खाली, बस ध्यान देगा। तो ढलवा लवा हो गया आपका। अरे ये कैसे कर रहा है, परेशान कर रहा है, मार उड़ देंगे तो एक लगता है कि मारे ओकरे बदला ले वाला है सब। देखो आगे। हाँ हाँ इधर आओ। अरे छोड़ो उधर, अब एक देखेंगे ना, अभी पढ़ाई पे दे। ये जे बैठा ले। ढलवा लोहा आगे। ध्यान देगा, अब इधर वाला कंप्लीट हो गया है। लोहा कैसे निकलता है? अरे ये तो एकदम आज। देखो वहां बैठले हैं। तो कस के मारेंगे तो बुढ़वे ना फूट जा, देखो। देखो वहां। देखो फिर यहाँ। बंद करो रे, 1 मिनट देखते हैं। अब गया होगा। हम्म, चलो लास्ट पॉइंट, अब इधर बढ़ रहे हैं, इधर लोहा वाला ये पॉइंट क्लियर हो गया, इधर ध्यान दो। भट्ठी से प्राप्त लोहा, भट्ठी से, भट्ठी से प्राप्त लोहा कौन सा लोहा होता है? ढलवा लोहा होता है। ढलवा लोहा होता है। ये तो आज एकदम पूरा परेशान करा रहे। कहाँ बैठा हुआ है कि मतलब क्या है कि एक बार में एक पॉइंट खत्म हो जाता तो ठीक रहता है ना, फिर कल ओकरे पढ़ो जैसे, इसीलिए खत्म करना चाह रहे हैं, मेरा और कोई अथी नहीं रहे। देखो भट्ठी से प्राप्त लोहा को हम लोग बोलते हैं ढलवा लोहा। ढलवा लोहा में याद रखेगा, ढलवा लोहा में अशुद्धि पाया जाता है, कितना परसेंट तक? 2.5 से 3% तक अशुद्धि रहता है। 2.5 से 3% तक अशुद्धि रहता है। इसको बोला जाता है सबसे अशुद्ध लोहा, अशुद्धि रहता है। इसे क्या बोला जाता है? अशुद्ध लोहा कहा जाता है। बाद में हम इसको प्योर करते हैं, अशुद्ध लोहा कहा जाता है। बाद में क्या करते हैं? अशुद्धि हटाते हैं। अशुद्धि हटाते हैं तो निकल के आता पिटवा लोहा। अगला पॉइंट होगा पिटवा, पीटते हैं उसको पहले लोहा को। तो पिटवा लोहा में याद रखेंगे, इस लोहा में, इस लोहा में कितना परसेंट अशुद्धि रहेगा? 0.12% से 0.25% तक। एग्जाम में यही क्वेश्चन आ जाता है, ई वाला आएगा कि कितना परसेंट तक उसमें अशुद्धि है। तो पिटवा इस लोहा में कितना होगा? 0.12% से 0.25%। अशुद्धि के रूप में क्या रहता है? कार्बन रहता है। से 0.25% कार्बन होता है। इसे क्या माना जाता है? शुद्ध लोहा। बोलेगा शुद्ध लोहा किसे कहते हैं? तो पिटवा लोहा। अशुद्ध लोहा किसे कहते हैं? तो ढलवा लोहा। शुद्ध लोहा माना जाता है।
चलिए इधर हो गया इतना पॉइंट क्लियर। ढलवा लोहा समझ गया, पिटवा लोहा। ढलवा लोहा शुद्ध होता है, पिटवा लोहा ये आपका शुद्ध होता है। अब देखो इस सब से हम लोग बनाते हैं, लोहा से बनता है। ध्यान दो थोड़ा सा और कुछ देर और तुम लोग लेकिन 1 घंटा में ऐसे हो जाता है। इधर लड़का लोग अभी कैसा लड़का है, तो नहीं लड़की से भी कम एनर्जी रख लिया वाला। यही समय ब्लू ड्रम में पैक होता है, तो एनर्जी तक नहीं है और कहेगा थी। हाँ ब्लू ड्रम में पैक होला एक लक्षण है तो के पीछे वाला तो नहीं बोल रहा हूँ, तो नहीं बोल रहा हूँ, तो यू दोनों तो एकदम ठीक है। देखो लड़ने जाओ, ध्यान देगा अगला। अब देखो लोहा से बनाया जाता है इस्पात। ध्यान देंगे लोहा से क्या बनाया जाता है, इस्पात। इस्पात समझता है, इस्पात का मतलब होता है लोहा में कार्बन मिलाते हैं। जैसे लोहा एक नॉर्मल लोहा है और उससे देखो बना होता है लोहा का पटरी। लोहा का पटरी इतना ज्यादा मजबूत बनता है, तो कैसे बनता है, लोहा में हम कुछ मिलाते हैं। तो लोहा में जब हम कुछ मिलाते हैं उसमें क्या मिलाते हैं, कार्बन। लोहा में हम जितनी मात्रा में कार्बन मिलाएंगे उतना ज्यादा कठोर होगा, लेकिन लगभग एक लिमिट में मात्रा में मिलाया जाता है, उससे ज्यादा नहीं मिला सकते उसमें। तो इस्पात का मतलब हुआ लोहा में कार्बन मिलाने से, कार्बन मिलाने से क्या बनता है, इस्पात बनता है। इस्पात बनता है। तो इस्पात ना 3 प्रकार का होता है। इस्पात कितने प्रकार के होंगे, 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला ध्यान देगा, पहला का नाम है मृदु इस्पात। मृदु इस्पात का मतलब यह हुआ कि एकदम मुलायम लोहा, जैसे चदरा, लोहा का चदरा आता है तो मुलायम होता है, सिक्का पतला वाला ये मुलायम होता है। उसके बाद इससे हम लोग रिलेटेड ब्लेड वगैरह बनाते हैं, मुलायम होता है। तो ये सब आपका मृदु इस्पात। मृदु इस्पात में क्या होगा, इसमें कितना परसेंट कार्बन मिलाते हैं, इसमें 0.10% कार्बन मिलाया जाता है। कार्बन को सी लिख दे रहे हैं, ठीक, सी मिलाया जाता है। बस यही पॉइंट याद रखना है कि मृदु इस्पात कैसे बनेगा, कार्बन में कितना परसेंट, 0.10% कार्बन यदि मिला देंगे लोहा में तो क्या बन जाएगा, मृदु इस्पात। इसका यूज कहां पे होता है, चदरा में। और उसके अलावे इसका ब्लेड भी बना सकते हैं हम लोग। फिर इसका इस्तेमाल जो होगा बर्तन वगैरह में, थोड़ा सा ये जो आपका बर्तन आता है लोहा वाला, इसमें इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा चदरा, ब्लेड, बर्तन इत्यादि में किसका इस्तेमाल होता है, मृदु इस्पात का। ध्यान देंगे अगला, दूसरा का नाम है मध्यम इस्पात। अरे लड़का तुरंत हला, मध्यम इस्पात में याद रखेगा, इसमें खाली परसेंटेज याद रखो, इसमें कितना 0.50% ये मिलाया जाता है, आपका कार्बन मिलाया जाता है। इससे क्या बनता है आपका मध्यम इस्पात। मध्यम इस्पात का ही इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, रेलवे पटरी में। सोचो रेलवे पटरी मध्यम इस्पात का, उससे टफ वाला कितना कठिन होगा। तो रेलवे पटरी बनाया जाता है, उसके अलावे इससे पुल बनाया जाता है। पुल देखा होगा, पुल लोहा का जो पुल रहता है वो इसका बनाया जाता है, रेलवे पटरी बनाया जाता है। तो ये मध्यम इस्पात का हुआ। और एक तीसरा होगा कठोर इस्पात। कठोर इस्पात यानी इसमें मिलाया जाता है आपका, इसमें कार्बन मिलाया जाएगा कितना, 1.5% से 2.5%, 1.5 से 2.5% के बीच में कभी मिला देते हैं, मिलाया जाता है। इससे बनता है आपका क्या, मशीन। जितना देखा होगा जेसीबी वगैरह होगा, जेसीबी का जो अगला हिस्सा वो बहुत कठोर लोहा का होता है, कितना देखा होगा, मतलब घर वगैरह को भी तोड़ने का क्षमता रखता है। तो मशीन वाली जितने भी चीजें बनेंगे, मशीनरी, इधर नहीं बैठो, ऊपर बैठो, तो लिख ही ना दे। थोड़ा थोड़ा सा और है, ये है तो एकदम परेशान के लिए आज नहीं खत्म करे ले देगा कि एगो मारे हैं कि इसका लगता है ग्रुप आल है ये, वही आले है, देख रहा है खून समझ लिया, लगता है खून उन देख लिया है। क्या होगा, मशीनरी, मशीनरी वाली चीजों में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। चलो आगे, ये हो गया कंप्लीट।
इस्पात वाला पार्ट कंप्लीट। अब 4 पॉइंट और पढ़ाएंगे। स्टील, फिर उसके बाद स्टेनलेस स्टील, क्रोम वेनेडियम, फिर होता है इने बार। इतना से हो जाएगा टॉपिक खत्म। हाँ यही 4 है बस। देखो कह रहा अभी खत्म हो जाएगा तुरंत, ज्यादा नहीं पढ़ना। स्टील, स्टील में आ जाओ। लोहा में हम लोग क्या मिला देते हैं? लोहा में हम लोग मिलाते हैं कार्बन प्लस क्रोमियम। ध्यान देगा, लोहा में कार्बन और क्रोमियम मिलाते हैं से क्या बनता है? स्टील बनता है। स्टील बनता है। लोहा में क्या मिलाएंगे? ध्यान दो, क्रोमियम प्लस कार्बन, तो इससे बन जाएगा स्टील। स्टील का क्या बनाते हैं हम लोग? यूज कहां पे होगा? यूजेज बर्तन में, सिक्का बनाने में, और कहां पे? बर्तन सिक्का मेन रूप से, और कुछ हम लोग ज्यादा यूज नहीं करते इसका। अगला है स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस नाम ही है, देखो देखो इसका नाम क्या है? स्टेनलेस। स्टेन का मतलब होता है जिसमें जंक ना लगे, तो जंक ना लगने वाले जो स्टील होंगे उसको हम लोग बोलते हैं स्टेनलेस स्टील। इसमें क्या मिलाया जाता है? 15% क्रोमियम। इसमें 15% क्रोमियम मिलाया जाता है। क्रोमियम मिलाया जाता है, इसी से बनता है स्टेनलेस स्टील। इसका यूज कहाँ पे करते हैं हम लोग? कहाँ कहाँ पे होगा यूजेज? प्रयोग सबका यूज पढ़ेंगे, ज्यादा लंबा टॉपिक नहीं है। यूजेज में क्या होगा? ब्लेड, सबसे पहले होगा ब्लेड। ब्लेड में जंक नहीं लगता है, लेकिन अभी का ब्लेड डी मिलता है इसलिए जंक लग जा रहा है। ब्लेड में जंक नहीं लगता है ऐसे। फिर तलवार, पहले देखा होगा तलवार बना होता था, जंक वाला तलवार है तो पता चला मारा तो और बीमारी मारी देखा आ गया, अपने हाथ में कटा उठा। तो तलवार। और तीसरा ऑपरेशन वाले चाकू। ऑपरेशनल चाकू में भी किसका इस्तेमाल होता है? इसी का इस्तेमाल होता है, ये वाला आपका। तो ऑपरेशनल चाकू क्लियर हो गया। स्टेनलेस स्टील बोलेगा तो इसमें 15% क्रोमियम, यानी किसमें? लोहा में 15% क्रोमियम मिलाया जाता है, तो इससे क्या बनता है? स्टेनलेस स्टील। और इसका इस्तेमाल कहां पे होगा? ब्लेड में, तलवार में, ऑपरेशनल चाकू में। स्टील वाला हो गया स्टेनलेस स्टील। अगला का नाम है क्रोम वेनेडियम। क्रोम, ले फिर कहीं पे ही गड़बड़ किया है एकदम। आज एकदम ना पढ़ाने दे रहा रे, खत्म करना हमको। क्रोम वेनेडियम नाम से पता चल रहा है, इसमें देखो 2 चीजें मिला हुआ है, क्रोमियम और वेनेडियम। तो इसमें लोहा के साथ, ध्यान देगा, लोहा के साथ 0 से 1%, 0 से 1% क्या मिलाते हैं? क्रोमियम। क्रोमियम ऐसे लिखा गया, क्रोमियम। एवं इसमें 0.25 से 0.5% तक क्या मिलाया जाता है? वेनेडियम मिलाया जाता है। वेनेडियम मिलाया जाता है। इससे क्या बनता है? क्रोम वेनेडियम। देखा होगा ठंडा के दिनों में आता है गीजर, पानी को गर्म करने के लिए गीजर। तो लोहा नहीं रहता, सब सोचता लोहा वाला डाले, लोहा डालो तो नहीं होगा गर्म पानी। लोहा से ज्यादा अच्छा लोहा में मिला के एक मिलावट बनाया जाता है जिसका नाम है क्रोम वेनेडियम। इसका यूज कहां पे होगा? याद रखेंगे, इसी का इस्तेमाल कहां पे होता है? गीजर में। गीजर इसका नाम क्यों पड़ा? गीजर इसलिए इसका नाम पड़ा है, यहां पर क्या होगा? गीजर वाला जो है, ऑस्ट्रेलिया में एक कुआं था जो बहुत ज्यादा गर्म हुआ करता था, तो उसी से उसका नाम था गीजर। तो इधर जो भी चीज गर्म करने वाला आया तो बाद में उसका नाम उसी के नाम पे ले लिया गया। ऑस्ट्रेलिया को बोला जाता है प्यासी धरती का देश, पानी कम है गर्मी ज्यादा है। ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ता है, बहुत ज्यादा, इसलिए वहां वैसे जीव रहते हैं जो गर्म वाले स्टेट को झेल लेते हैं। उसी में रहता है कौन? कंगारू। कंगारू एक ऐसा आपका जानवर है जो अपना बच्चा बहुत पहले पैदा कर देता है, बाद में बड़ा करता है एक्स्ट्रा, नहीं समझ रहा है? जैसे कि मतलब उनका बच्चा जो है 9 महीने में मतलब एक्टिव होता है, लेकिन वो बच्चा पैदा कर देता है 2 ही महीने में बाहर। अब उस बच्चा को देखा होगा कंगारू के पास रहता है वो थैला, वो थैला है जो पेट का काम करता है उसका, इसीलिए वो थैला में बाहर में ही रखेगा, उसको हमेशा थैला के अंदर रखता है वो।
तो कंगारू का क्या क्वालिटी है, ऐसा इसलिए है क्योंकि बाहर के कंगारू का जो है बाहर ज्यादा तापमान रहेगा तो उसका सर्वाइवल अच्छा होगा, बॉडी के नीचे वाला तापमान में कम होगा, इसलिए वो बच्चा जैसे ही थोड़ा सा भी मतलब एक्टिव हुआ बन गया माँ के गर्भ में तो उसके बाद वो तुरंत बाहर करता है, वो बाहर वाले टेम्परेचर को झेलने के लिए। और बाद में उसको उसका जो बॉडी है इस तरह से बना हुआ है कि उसका जो थैली दिया गया ना वो एज ए पेट का काम करता है पोषण वगैरह में। देखो यहाँ पे है तो गीजर हो गया। लास्ट एक और है जिसका नाम है इनेबार। अबरी कहाँ बैठल है रे? हाँ कहाँ पे बैठा हुआ? लो तुरंत हटाइए देते हैं। एकदम छुपा हुआ है ना। एक बार लगता है फिनाइल डालना पड़ेगा, इस सब की स्थिति खराब हो जाए फिर। चलो एक हो गया यहाँ पे। अगला है इने बार। इने बार लोहा में 36% तक, लोहा प्लस 36% निकेल से क्या बनता है? इने बार बनता है। इने बार बनता है। देखा होगा लोहा का ही पेंडुलम, घड़ी का बीच में एक पेंडुलम आता है जो हिलते रहता है 2 सेकंड तक, तो पेंडुलम का निर्माण इसी में होता है। यूजेज कहाँ पे होगा? पेंडुलम में। चलिए पॉइंट हो गया क्लियर। इतना ही हम लोग को इसमें पढ़ना था जो हम लोग के लिए क्लियर। अब थोड़ा सा बॉडी में इसकी उपस्थिति जान लेंगे। लोहा की अनुपस्थिति से यानी लोहा की कमी से क्या होता है? एनीमिया रोग होता है। पॉइंट बना रहे हैं थोड़ा सा, एनीमिया रोग होता है। ध्यान देगा, यदि किसी के बॉडी में लोहा की कमी हो गया तो उसको क्या होगा? एनीमिया, जिसको बाद में क्या बोलते हैं इधर की भाषा में? न्यूमोनिया हो गया। ये बच्चा को दो बीमारी सबसे पहले होगा, एक एनीमिया और दूसरा होगा जॉन्डिस। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो माँ के पेट से बाहर निकलता है या माँ के पेट में रहता है तो लोहा की कमी, उसके बॉडी में आयरन की कमी हो जाती है। तो जैसे ही आयरन की कमी वो बाहर निकला, उसको आयरन मिला नहीं। दूध में भी थोड़ी सी आयरन की कमी होती है, तो दूध में भी आयरन नहीं मिला उसको, तो आयरन की कमी हो गया। इसलिए बच्चा जैसे ही बाहर आता है दुनिया में तो उसको एक बीमारी लाजमी है कि लगभग % में हो जाएगा। बाद में उसको क्या रखा जाता है? शीशा यूवी रेज के अंदर। उस यूवी रेज में आयरन वगैरह का डोज है वो क्या किया जाता है? उसको दिया जाता है, जिससे बाद में ठीक हो। हाँ क्या? तो शुरू वाला बच्चा जैसे ही पैदा आया दुनिया में उसको दवाई नहीं दे सकते आप, उसके अंदर उसकी कमी को पूरा किया जाता है रेत से, तब ना बोला जाता है कांच में रखा जाता है। देखा होगा शीशा में। तो शीशा में रखने का मतलब क्या है? उस शीशा वाला आवरण क्या है कि एज लाइक उसका जो आवरण है माँ के गर्भ का आवरण जैसा है, समझ जाओ। हाँ उसको उस तरह से मतलब ये किया जाता है कि पोषण उसका उस तरह से मिले और वो आपका क्या है? मिलता है वो। तो लोहा की कमी से क्या हो जाता है? एनीमिया रोग। इसीलिए लोहा वाला हम लोग को लोहा खाते रहना चाहिए, यानी वैसे पदार्थ खाना चाहिए जिसमें लोहा रहे। अब नहीं कि ओकरा से लोहा निकाल के बेचते रहे तो सब, यानी जिसमें पोषक तत्व के रूप में आयरन रहे वो वाला। तो लोहा की कमी से क्या हो जाता है? एनीमिया रोग। लोहा बढ़ भी जाए बॉडी में तो भी एक रोग होगा जिसको हम लोग बोलते हैं सिडरेसिस। लोहा की अधिकता से सिडरेसिस बीमारी होती है, अधिकता से सिडरेसिस बीमारी होती है। इसको लौह महता बोलते हैं, लौह महता बीमारी होती है। इसमें क्या होगा कि पेट वाला हिस्सा और बॉडी के जस्ट ऊपर नेक गर्दन वाला हिस्सा उसमें छाले पड़ जाएंगे आपका गोल गोल। ये सबसे पहले कहाँ देखा गया था? ये सबसे पहला महिला को हुआ था, बाद में पुरुष को होना शुरू हुआ। पहले अफ्रीका के लोग जो थे आदिवासी लोग वो बियर पीते थे, लेडीज महिलाएं, समझ रहे लोग? इन लोग का जलवा देख रहा है। अफ्रीका की महिला बियर पीती थी, वो भी लोहा के केन में। अब लोहा के केन में पीती थी तो लोहा का अंश ना उसमें बियर में घुल जाता था, अब बियर में लोहा का केन में घुल गया बियर, और उसको सेवन करते थे तो लोहा का छोटा छोटा अंश बाहर मतलब बॉडी में जाने लगा, जिसके कारण वो जमा हो गया लीवर में, और लीवर में जमा होने के कारण इन्फेक्ट किया, और ब्लड को चारों तरफ से इन्फेक्ट करने के बाद
वो क्या होता है, रिंग जैसा, सर्किल सर्किल जैसा बन जाता है। तो उसको बोलते हैं लौह मेहता बीमारी। तो सिडेरेसिस बीमारी होती है। यदि आपका ध्यान देगा, लोहा के कारण हमारे बॉडी में एक और चीज की कमी हो जाए, हीमोग्लोबिन का। लोहा हम लोग नहीं ले रहे हैं बॉडी में, मान लेते हैं, तो हीमोग्लोबिन की कमी होगी तो एक और बीमारी हो जाती है जिसका नाम है हीमोफीलिया। तो हीमोफीलिया वाला जो बीमारी है उसमें क्या हो जाता है, ब्लड में थक्का बनेगा ही नहीं। यदि किसी का कट गया, देखा होगा किसी का कट जाता है ना तो ब्लड बहते रहता है, जमवे नहीं करता है, उस बीमारी को बोलते हैं हीमोफीलिया। इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया को सबसे पहले ये रोग हुआ था, जिसके कारण वो डेथ कर गई। उस टाइम इलाज नहीं था ना, ब्लड कटा तो उसमें आपका रक्त का थक्का नहीं जमता था, जिसके कारण लगातार आपका क्या, उसका ब्लड का रिसाव हो गया, जिसके कारण वो मर गई। तो हीमोफीलिया से मरने वाली थी महारानी विक्टोरिया। लो, महारानी लोग मर गई तो ये सब कौन है नॉर्मल, तो ये हो जाएगा। तो जिससे पता चलेगा उसी में बनाएंगे। लोहा के स्रोत, यानी कहां से हम लोग लोहा ले सकते हैं, यानी बॉडी में लोहा ले सकते हैं, ये ना लोहा यानी कि लोहा खा लेगा। पहला आयरन सबसे ज्यादा अच्छा वाला स्रोत है सेव। सेव में सबसे ज्यादा आयरन पाया जाता है, इसलिए आयरन की गोली भी सेव से बनता है। जो आप लोग को, लड़कियों को ज्यादा दिया जाता है, आयरन की कमी बॉडी में इनके लगातार होने के ब्लड रिसाव के कारण होता है, तो इसके कारण सेव, मतलब सेव से बनी गोली जो आयरन वाली है वो दिया जाता है। फिर पाया जाता है किसमें, अमरूद में। अमरूद को बताए थे गरीबों का सेव कहा जाता है। जो गरीब आदमी है वो सेव नहीं खरीद पा रहा है, तो अमरूद का पेड़ से यदि वो अमरूद खा रहा है तो उसके पत्ता सहित, ये भी ध्यान रखो, अमरूद खाओ उसका एक पत्ता भी खा लो, लीव्स, उसके लीव्स में भी आयरन है। तो उसका पत्ता यदि कोई चबाता है, देखा होगा किसी का मुंह का छाला पड़ जाता है ना तो चिबाया जाता है, उसके अमरूद का पत्ता को दिया जाता है एकदम छोटा वाला पतला वाला नाजुक पत्ता, उसको चबाने के लिए कि चबाइए, तो इससे क्या होगा, आयरन वाला मात्रा पूरा होता है, जिसके कारण छल्ले घटते हैं, रिंग वाला जो आपका है वो घटेगा। तो अमरूद में पाया जाएगा। फिर पालक में आयरन की मात्रा पाई जाती है, लाल साग में पाई जाती है, ये सब में आपका आयरन की मात्रा पाई जाती है। दूध में बहुत कम स्तर पे पाया जाता है ये आपका। तो ये सब आपका स्रोत है इन लोगों का, यानी जिससे हम लोग लोहा प्राप्त कर सकते हैं। तो ठीक है आपका।